ठीक है बेटा, कंटिन्यू करते हैं। सेकंड क्लास है ये आपकी। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड क्या कर रहे हैं मिलकर के, भारत के 240 शहरों में नेशनल एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोग्राम इन्होंने बनाया है। ठीक है, अब आपका ये टेबल है, इस टेबल में उन चीजों का जिक्र किया गया है जो अधिनियम सरकार के द्वारा बनाए गए हैं। अब कंट्रोल आपका दो तरीके से होता है, एक फॉर्मल कंट्रोल, एक इनफॉर्मल कंट्रोल। पता है सभी को? बताना शिवानी, फॉर्मल कंट्रोल क्या होता है? क्या है फॉर्मल कंट्रोल? फॉर्मल कंट्रोल किसके द्वारा किया जाता है? राज्य के द्वारा। क्या एजेंसी है? पुलिस थाना एजेंसी है कि अगर आपने कोई गड़बड़ की तो पुलिस पकड़ के ले जाएगी। इस प्रकार का कंट्रोल जो है वो आपका फॉर्मल कंट्रोल कहलाता है। इनफॉर्मल कंट्रोल क्या है कि आपसे अपेक्षा की जाती है, यूजीसी ने ये कहा है कि हर एक विद्यार्थी जो हायर एजुकेशन में पढ़ रहा है वो एक पेड़ लगाएगा। एक विद्यार्थी एक पेड़ योजना यूजीसी के द्वारा चलाई गई है और हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में ये इंडिकेशन दिया गया है कि एक बच्चा एक पेड़ लगाए। पेड़ लगाना ही सफिशिएंट नहीं है, उसकी प्रॉपर केयर भी करेगा। गार्जियन है उसका, वो बच्चे पैदा करने से ही बाप नहीं बनते, बाप बनते हैं उनकी परवरिश करने से। फंडामेंटल आप ड्यूटीज आर्टिकल 51 ए का 11 यही जोड़ा गया है कि जो माता पिता का दायित्व ये है, उनकी फंडामेंटल ड्यूटी ये है कि वो अपने बच्चों की प्रॉपर शिक्षा का व्यवस्था करेंगे। तो ऐसे ही कोई व्यक्ति अगर पेड़ लगाएगा तो उसकी मॉनिटरिंग है, उसकी सभी चीजों का ध्यान रखेंगे। ध्यान रखना, जो आपका संरक्षक होता है वो आपको मॉनिटर करता है, चाहे वो आपका क्या है कि गार्जियन हो, चाहे पिता हो, चाहे गुरु हो, चाहे कोई भी है, आपका जो संरक्षक है तो उस पेड़ के आप संरक्षक हैं। ठीक है ना? तो यहाँ दो तरीके का है, फॉर्मल कंट्रोल, इनफॉर्मल। तो फॉर्मल है जो राज्य के द्वारा प्रावधान किए गए हैं इसके सपोर्ट में, एनवायरमेंट के संरक्षण के लिए। अब यहाँ पे ये नियम बनाए गए हैं, अधिनियम आपके आए हैं। जल प्रदूषण निवारण अधिनियम 1974, ये आपको याद रखने हैं बेटा। वन संरक्षण अधिनियम 1980 आपका, वन अधिनियम 65 है, 1865 संशोधन 94 में है। ठीक है, प्रदूषण निवारक नियंत्रण अधिनियम 88 दिया है यहाँ। वायु प्रदूषण ये इंपोर्टेंट है बेटा, 81 का है। संशोधन इसका 87 में है। 87 में इसमें नॉइज पोल्यूशन को भी इंक्लूड किया गया है बेटा। जो ये आपका एक्ट आया, कौन सा? वायु प्रदूषण वाला, इसमें आपका जो संशोधित हुआ है ये बेटा 81 है। 81 में जो संशोधन हुआ है 87 को, इसमें वायु प्रदूषण को नॉइज पोल्यूशन इंक्लूड किया गया है। ठीक है, ये 81 में जो संशोधन हुआ है 87 में हुआ है बेटा, इसमें नॉइज पोल्यूशन को इंक्लूड किया गया है, ध्वनि प्रदूषण को एज ए वायु प्रदूषण इंक्लूड किया गया है। वायु पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन सभी एक्ट की टेबल आपको दी गई है, इस टेबल को आप मेमोराइज कर लोगे। वन्य जीव अधिनियम ये आपका 72 का है। ठीक है बेटा, इन्हें सभी को याद करना है आपको। ठीक है, पशु क्रूरता अधिनियम, पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 का है। अब ये क्रूरता का मतलब क्या है समझते हो ना? अभी आपके यहाँ एक मेला आएगा गंगा स्नान का, जब सर्दी शुरू होती है, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी अपने बुग्गी वगैरह जोड़ करके भैंसों को लेकर के वो गंगा स्नान के लिए जाते हैं। अब वहाँ एक रिलीजियस एस्पेक्ट ये है कि वो भैंसों की दौड़ लगवाते हैं और उस दौड़ में कभी कभी बड़ी इंजरी होती है, दिक्कत होती है, और वो 2 महीने पहले स्टार्ट कर देते हैं उस काम को करने के लिए। और यहाँ तक कि जो इनके जो भैंसे हैं उनको शराब वगैरह पिला करके भी दौड़ लगवाई जाती है। तो ये पशु क्रूरता अधिनियम इस चीज को उनका संरक्षण करता है पशुओं का, कि कोई भी व्यक्ति उन पशुओं के प्रति क्रूरता का व्यवहार नहीं करेगा। ठीक है, ऐसी आपकी तमिलनाडु में कंबाला रेस होती है। ठीक है ना, उस रेस में जो क्रूरता की जाती है, कई बार आप देखोगे यहाँ पे जो धार्मिक एक्ट हैं, आपके फंडामेंटल राइट हैं कि जो धार्मिक रहते हैं उन्हें राज्य कोई भी ऐसा कानून नहीं बनाएगा उन पे रोक लगाई जा सके। पहले राज्य ने कानून बनाए फिर उसको वापिस लिया। ऐसे ही आपकी संथारा नाम की एक प्रथा है, संथारा आपकी जैन धर्म में मिलती है। संथारा ने राजस्थान हाईकोर्ट ने इसको बैन कर दिया और इसे एक आत्महत्या की तरीके से
घोषित किया, बट सुप्रीम कोर्ट ने इसे कहा कि वो उनका धार्मिक मामला है, इसमें हस्तक्षेप हम नहीं करेंगे। तो फंडामेंटल राइट के तहत ये है कि किसी भी व्यक्ति के धार्मिक मामले में सरकार कोई भी ऐसा कानून नहीं बनाएगी जो उसके धार्मिक अधिकार छीनते हों। तो बेटा ये आपको सभी चीजें याद करनी है, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, कर लोगे, अच्छे हैं ये, कई बार क्वेश्चन में आए हैं। अंतरराष्ट्रीय स्तर के पर्यावरण संरक्षण संधियां, इन्हें भी खूब याद कर लेना अच्छे से। क्वेश्चन जब प्रीवियस ईयर करोगे आप तो आपसे क्वेश्चन बनते हैं। इकोसिस्टम करा दिया है बेटा, इकोसिस्टम हो गया। शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अंग्रेजी पारिस्थितिकी टेंसले के द्वारा 1935 में अपनी पुस्तक इकोलॉजी में किया है, ठीक है। कितने प्रकार के पारिस्थितिकी तंत्र हैं आपके? नेचुरल पारिस्थितिकी तंत्र हैं और आर्टिफिशियल। यहाँ आपका जो खेत है ये आपका आर्टिफिशियल पारिस्थितिकी तंत्र है, या आपके घर में एक्वेरियम लगा हुआ है जिसमें मछली घूमती नजर आ रही है, वो आपका आर्टिफिशियल पारिस्थितिकी तंत्र है। नेचुरल कौन सा होगा? वन, जहां पे ह्यूमन का इंटरफियर नहीं है। और जो व्यक्ति ने बनाया है अपना खुद पार्क, वो आपका क्या है? वो समझ रहे हो ना, नेचुरल। नेचुरल में नेचर ने हमें बहुत चीजें दी हैं जो मैन मेड नहीं है। देखोगे ना, यहाँ संस्कृति की एक परिभाषा और देते हैं। अभी क्या बताई थी मैंने? क्या है कल्चर? हाँ, इसे दूसरे तरीके से एक हर्ष को बिट्स जो हैं वो कहते हैं मैन मेड पार्ट, मैन मेड पार्ट ऑफ एनवायरमेंट नोन एज कल्चर। ध्यान रखना, एनवायरमेंट के दो पार्ट हैं, एक तो ह्यूमन ने इंटरफियर से बनाया है और एक वहां इंटरफियर नहीं है ह्यूमन का। सपोज दैट पहाड़, नदी, नदी कभी ह्यूमन ने नहीं बनाई, नदी से नहर बना दी है। तो नदी जब आती है अपना फ्लो खुद ले जाती है, वो सब चीज़ों को अपनी डिसाइड करती है। तो ये क्या है? मैन मेड पार्ट ऑफ एनवायरमेंट नोन एज कल्चर। जो भी इस एनवायरमेंट में व्यक्ति के द्वारा बनाया गया है, अब हम चाहे ये कह दें कि वो अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए बनाया है, वो कल्चर का पार्ट है। सिंपल सी डेफिनेशन है, समझोगे तो सारी चीज समझ में आ जाएगी। कितने प्रकार की कल्चर है बेटा? कोई बच्चा बताएगा? दो, कौन कौन सी? वेरी गुड, भौतिक संस्कृति और अभौतिक। एक ही आवाज आई है बस। एजिटेशन तुम्हारे अंदर कूट कूट के भरी हुई है और बिल्कुल भी नहीं निकल सकती है। जब यहाँ नहीं निकलेगी तो कोई नहीं निकाल सकता इस एजिटेशन को। भौतिक संस्कृति, मटेरियल गुड्स, जो दिखाई देता है प्रत्यक्ष से, जिसका मेजरमेंट आप कर सकते हैं, दैट इज द मटेरियल गुड्स। और यही मटेरियल कल्चर का पार्ट है। और यहाँ से एक चीज आती है कि बड़ा भौतिकवादी व्यक्ति है। कोई व्यक्ति अगर लग्जीरियस वस्तुएं रख रहा है तो उसे हम भौतिकवादी, भोग विलास की वस्तुएं बता देते हैं। अभौतिक में जो आपका दिखाई नहीं देता पार्ट, किसी का जो स्पिरिचुअल वैल्यू है, नॉलेज है, ठीक है, वो आपका अभौतिक पार्ट है। इन दोनों से मिलकर के आपकी कल्चर बनती है, संस्कृति बनती है। कोई दिक्कत तो नहीं है? चलें बेटा आगे। इस पे क्वेश्चन आपका आता है आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। इसमें आपका जो व्यक्ति के द्वारा बनाया गया है वो आ जाएगा। प्रदूषण का अर्थ, पोल्यूशन क्या है? मूल रूप से लैटिन भाषा से बना है। बेटा ध्यान रखना, आजकल क्वेश्चन आपके ऐसे आ रहे हैं, वो आपके मेन सब्जेक्ट में भी क्वेश्चन आते हैं कि ये जो शब्द है ये किस भाषा से लिया गया है। अंगल भाषा से लिया गया है, लैटिन से लिया गया है, कौन सी भाषा का शब्द है? ग्रीक भाषा का है। तो ये आपका लैटिन भाषा से लिया गया है, पोल्यूटस से बना है, इसका अर्थ है दूषित करना। अर्थ मैंने आपको बता ही दिया है, अनवांटेड चेंज इन नेचर नोन एज पोल्यूशन। किसके कारण? अनवांटेड एलिमेंट्स के कारण, अनचाहे तत्व, ठीक है ना। एक हिंदी में वर्ड आता है खरपतवार, कई जगह यूज किया जाता है बेटा। ये एग्रीकल्चर में खरपतवार हम जो यूज करते हैं, अनवांटेड जो प्लांट्स हैं उनको हम खरपतवार यूज करते हैं। कई बार देखोगे लोकल एरिया में, ग्रामीण देहात क्षेत्र में, जहाँ कहीं ज्यादा से बच्चे होते तो ये कहते हैं खरपतवार की तरह हो रही, पता नहीं कहाँ से आ गए। तो खरपतवार का मतलब यहाँ है अनवांटेड प्लांट्स इन नेचर, खरपतवार कहलाते हैं। आप देखोगे इनके लिए, इनको खत्म करने के लिए अब केमिकल आ रहे हैं, जिसको मैं पोल्यूटेंट में बताऊंगा बाद में, कीटनाशक में, पेस्टिसाइड में बताऊंगा।
वो पेस्टिसाइड कैसे हैं, वो पर्टिकुलर इस खरपतवार को ही खत्म कर रहे हैं। धान के खेत में, ईख के खेत में, सभी एग्रीकल्चर एक्टिविटी में इनके उन्मूलन के लिए कीटनाशक, पेस्टिसाइड और अलग अलग केमिकल आ रहे हैं, जिसने कि ह्यूमन लेबर को कम किया है। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरीके से अनवांटेड चीजों को हम यहाँ एक कॉमन लैंग्वेज में खरपतवार के तौर पे बोल सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। डेफिनेशन दी है ओडम के अनुसार, वायु, जल और मृदा के भौतिक, रासायनिक और जैविक गुणों में होने वाला अवांछित, इसी को ही हाईलाइट कर रहा हूं बेटा मैं, परिवर्तन जो मनुष्य के साथ ही संपूर्ण परिवेश के प्रकृति और सांस्कृतिक तत्वों को हानि पहुंचाता है, ये हाईलाइट करना। ताजमहल, ताजमहल हमारी सांस्कृतिक धरोहर है, इसे कौन नुकसान पहुंचा रहा है? सल्फर डाइऑक्साइड। किस प्रकार का प्रोडक्ट है? लोकल, लोकल फैक्ट्री से निकलने वाला क्या है? H2O के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है? H2SO4, सल्फ्यूरिक अम्ल बनाता है। तो यहां से क्वेश्चन आपके बनते हैं, क्या कहलाता है? प्रदूषण। अब एक ह्यूमन है, ये एक्टिविटी करता है, इससे दो प्रोडक्ट आते हैं, एक वांटेड और एक अनवांटेड। ध्यान रखना बेटा, बहुत जगह अप्लाई होती है चीजें, थोड़ा सा डीपली है, समझना है, समझ में नहीं आएगा ज्यादातर के। जब भी हम कोई एक्ट करते हैं तो हमारा एक टारगेट होता है, बट हम एक्ट कर देते हैं, उसका प्रभाव कहाँ जाएगा ये हमारे द्वारा डिसाइड नहीं होता है, और हो सकता है वो ये आ जाए। जो आप एक्ट करते हो उसके दो परिणाम होंगे, एक आपने चाहा था और एक आपने नहीं चाहा। एक्ट ऐसे है बेटा, जैसे आप तीर धनुष देखते हो ना, आपने तीर छोड़ दिया है, वो तीर छोड़ तो दिया है, अब वो जाएगा कहाँ, वो डिपेंड करेगा खुद पे उसके। तो ये अनवांटेड जो चीज है, ये ही एनवायरमेंट में प्रदूषक कहलाती है, पोल्यूटेंट कहलाती है, और इसके कारण जो स्थिति आई है वो प्रदूषण कहलाती है। ठीक है, ये थोड़ी डीपली बात है, आपकी समझ में अभी नहीं आने वाली है। ध्यान रखना, एक वर्ड आता है, जो इंटेलेक्चुअल नॉलेज है वो सामान्य आदमियों में नहीं होती है, उसको समझने के लिए कुछ मनीषी लोगों का ही दिमाग होना चाहिए। यानी कि हम कॉमन लोग जो हैं अपने गुरु से गाइड होते हैं एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी, जब हम प्रॉब्लम में होते हैं, और प्रॉब्लम में हमें वो गुरु गाइड करते हैं क्योंकि उनके पास ज़्यादा नॉलेज होती है। जब आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाओगे या फ्यूचर में जब आपके साथ कोई ऐसा इवेंट होगा, तब आपको ये इक्वेशन याद आएगी कि सर ने बताया था कि जब ह्यूमन एक्टिविटी करता है कोई, उसके दो प्रोडक्ट आते हैं, वांटेड और अनवांटेड। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है आपकी। ठीक है बेटा, कर लोगे आराम से, इसको समझ लेना बस, ये बहुत जगह अप्लाई होती है। डिस्क्रिप्शन और आगे बताऊंगा मैं, नोट कर लेना चाहिए, पर तुम नोट करते रहोगे, पूछोगे हो नहीं। प्रदूषक एवं मानव जीवन पर उनका प्रभाव। नेट में एक क्वेश्चन आता है कि जो प्रदूषक हैं वो किस चीज को प्रभावित करते हैं। यहाँ पे सबसे ज्यादा कीटनाशक का हम जिक्र करते हैं। एक्सट्रीम यूज ऑफ पेस्टिसाइड कैंसर पैदा करता है। उस पर्टिकुलर पॉपुलेशन पे जहाँ एक्सट्रीम यूज किया गया है पेस्टिसाइड का, वो लोगों के अंदर कैंसर पैदा कर रहा है, और पंजाब को कैंसर बेल्ट के रूप में जाना जाता है। जो तरह तरह के पोल्यूटेंट हमारी नेचर में आए हैं वो किस चीज को प्रभावित करते हैं, ये क्वेश्चन नेट की परीक्षा में आपसे प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। ये वो पोर्शन है जहां से क्वेश्चन आपका आता ही आता है। ध्यान रखना, आप, मैंने आपको जो चीज बताई है बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सेब खा रहे हो, ठीक है, उस पर एक वो लगी हुई होती है वैक्स, मोम की तरीके से ऊपर लगा हुआ है, आपने उठाया, काटा और खाना शुरू किया, वो वैक्स भी आपके अंदर चला गया। आपने खाया किस लिए? सेहत बनेगी, बट उसमें जो पोल्यूटेंट हैं वो जाकर के तुम्हारे अंदर प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। आज अगर हम देखेंगे व्यवहारिक तौर पर, अगर ये कहें कि
फल खाने से बेहतर है फल ना खाना। तो ये कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि अनसीजनल फ्रूट जो आज मार्केट में आम आपके आए हैं बड़े अच्छे अट्रैक्टिव लगने वाले, जितने वो अट्रैक्टिव लग रहे हैं उनमें हाईली पेस्टिसाइड की मात्रा है उनके अंदर। आप देखोगे जूस चल रहे रियल जूस कहाँ से ला रहे हो? दुकान से। हमारे खान पान इस तरीके के बदले हैं कि हमारे खान पान का जो पुरानी चीज़ें थी वो सब गायब हो गई हैं। मार्केट में आज आप जाओगे आपको छाछ नहीं मिल रही ओरिजिनल, क्या पी रहे हो? केमिकल। पहले आपकी माजा आई, ठीक है, किसने ऐड किया माजा का? नहीं, वो सुंदर सी जो कैटरीना कैफ ने। आप देखोगे ना वो पूरा स्लाइस का जो ऐड कर रही है, स्लाइस माजा एक ही है, तो आप देखोगे ना उसमें लिखा हुआ 100 आमों की बता रही है कि आम से बनाया गया है ये। आम कहाँ से आ गए? बाग तो आपने काट दिए। गाय की घी का प्रोडक्ट आ रहा है मार्केट में, बड़ा प्रोडक्ट आ रहा है, डेली 3-4 हजार कुंटल मार्केट में ये कह के दिया जा रहा है गाय का घी, देसी गाय का घी। देसी गाय दूध 2 किलो देती है, उसे घर वाले ही पी जाते हैं, अब गाय का घी कहाँ से आएगा? तो मार्केट में जो भी आप ले रहे हो वो सारा केमिकल है, वो सारा केमिकल हम खा रहे हैं। हम जो केमिकल खा रहे हैं इससे जो बाई प्रोडक्ट आया है बीमारियों के रूप में, वो प्रदूषण का ही उत्पाद है। ठीक है बेटा, प्रदूषक और मानव जीवन पर इनका प्रभाव आप देखोगे, बड़ी एक लंबा लेक्चर हो जाएगा। फूड चेन कैसी होती थी? पहले घर में खूब पशु होते थे, दूध भी मिलता था, दही भी मिलती थी, छाछ भी मिलती थी और बच भी जाता था, ठीक है ना, पड़ोसियों को भी देते थे आराम से। बट आप देखोगे पिछले 20 साल में हमारा जो साइकिल है वो इस तरीके से घूमा है कि घर में पशु ही नहीं है। और यहाँ तक की स्थिति खतरनाक कहाँ हुई है? जो गांव है वहाँ की स्ट्रक्चर बदली है। ये गांव में एसी लग गए हैं, गांव में आपको दूध नहीं मिल रहा, कहाँ से लेके आ रहे हो? डेयरी से लेके आ रहे हो। डेयरी वाला कहाँ से ला रहा है? वो पाउडर ला रहा है शहर से और पाउडर घोल करके तुम्हें दूध पिला रहा है और हम पी रहे हैं उसे, बहुत बढ़िया बता रहे हैं बहुत बढ़िया दूध है भाई, क्योंकि आदत पड़ चुकी है। और ध्यान रखना आने वाले 20 साल में इसके खतरनाक रिजल्ट आएंगे। सबसे ज्यादा मार्केट में आज कैंसर हॉस्पिटल खोले जा रहे हैं। क्यों खोले जा रहे हैं? सरकार को पता है जब ये केमिकल पी रहे हैं, सरकार के लिए हम सिर्फ एक नंबर हैं, ध्यान रखना। हम किसी के लिए कोई महत्ता नहीं रखते हैं। आज तो फैमिली मेंबर के लिए महत्ता नहीं रख रहे। आप देखोगे इतने आपका काम चल रहा है किसी व्यक्ति से, इतने ही आपका स्नेह उससे बना हुआ है। सोशल रिलेशन हमारे डेवलप जो होते हैं, एज ए सोशियोलॉजिस्ट मैं आपको बता रहा हूँ, सामाजिक संबंध हमारे उसी व्यक्ति से स्ट्रोंग होते हैं जहां से हमारे हित सध रहे हैं। बुरा मत मानना इस चीज को लेकर के। जब तक हमारे हित सधे, जब तक हमें वो बहुत अच्छा लगता है। जिस दिन हित सध गए, काम खत्म तो संबंध भी खत्म, आना जाना भी बंद, और फिर हम उसकी बुराई करने लगते हैं। तो ये चीज क्या है बेटा? ऐसे ही आपके जो ये मार्केट में रिप्लेसमेंट हुआ है नेचुरल चीजों का, केमिकल आप पी रहे हो, ठीक है ना। एक एक दिन में 3-3 कुंटल दूध बना करके एक जो दूध वाले हैं इनके द्वारा बेच दिया जाता है, विशेष तौर पे ईद के टाइम। और जो दूध लेके जाते हैं वो कहते हैं जी बड़ा अच्छा दूध था, बड़ी मोटी मलाई आई, क्योंकि केमिकल के साथ साथ उन्होंने सिंगाड़े का पाउडर आया वो डाल दिया। और देखोगे बाकायदा दूध जो है ना, आप ओरिजिनल पियोगे उसमें टेस्ट नहीं आ रहा। जो आपको, हाँ पाउडर है, जो पाउडर है, पाउडर से जो दूध बन रहा है उसमें टेस्ट आ रहा है हमें। अमूल का दूध आया है वो आपका प्रिजर्व होकर के आया है। अब देखोगे वो 20-21 दिन तक थैली रखी है, वो उसे आप पी रहे हो, तो क्या वो नुकसान नहीं करेगा? तो यहाँ पे पंजाब को हमने इसके कारण पेस्टिसाइड की अधिक मात्रा यूज करने के कारण कैंसर बेल्ट के नाम से जाना जाता है वो। और आप देखोगे ना ये क्वेश्चन आपका आता है, अकॉर्डिंग टू पोल्यूटेंट, नेचर ऑफ पोल्यूटेंट कैसी है, उसका किस हमारे ऑर्गन्स पे इफेक्ट पड़ेगा, वो क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। जैसे एयर पोल्यूशन का सबसे ज्यादा इफेक्ट आपका लंग्स पे पड़ेगा, ठीक है। ऐसे पदार्थ जो पर्यावरण में प्रदूषण फैलाते हैं प्रदूषक कहलाते हैं। मानव द्वारा प्रयुक्त की जाने वाली वस्तुओं की त्याज्य सामग्री, यहां से क्वेश्चन बनता है आपका, वेस्ट मटेरियल। और यहाँ पे एक वर्ड लिख लो बेटा, वर्स्टेन मेथड। वर्स्टेन वर्ड किसके द्वारा दिया गया है? तो मैक्स वेबर के द्वारा दिया गया है, ठीक है। वेस्ट मेरे लिए वेस्ट हो सकता है, बट दूसरे व्यक्ति के लिए वो कॉस्टली होगा, क्योंकि वो उसके काम का है, हमारे काम का नहीं है। और ज्यादातर घरों से अब जो वेस्ट मटेरियल आता है वो आती है प्लास्टिक, और प्लास्टिक ने हमारी लाइफ में ज्यादातर चीजें कवर कर ली हैं। टॉय भी प्लास्टिक के हैं, ठीक है, खाने भी प्लास्टिक के चल गए। अब आपकी
जो गोभी है वो प्लास्टिक की बन रही है, चावल प्लास्टिक का आ गया है, गेहूं भी प्लास्टिक का आ रहा है, मार्केट में गेहूं भी प्लास्टिक का आ गया है। अब तुम देखो कि खाने की चीजें भी में भी प्लास्टिक है। एक आपका आता है वो टेढ़े मेढ़े, बच्चों के लिए आता है, वो बच्चे ज्यादातर खाते हैं तो दांत भी इनके टेढ़े मेढ़े निकलते हैं फिर। तो तुम देखोगे टेढ़े मेढ़े में सबसे ज्यादा प्लास्टिक है, उसे आप जलाओगे तो वो जलता जाएगा। मैगी में भी है। नहीं, ज्यादातर जो फूड है हमारा, देखो हम एनवायरमेंट पढ़ रहे हैं, स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया आप भावी शिक्षक हो, हायर एजुकेशन में आप पढ़ाने जा रहे हो। ध्यान रखना, बहुत से बच्चों को यही नहीं कॉन्फिडेंस होता कि हम हायर एजुकेशन में जाएंगे, जी सर पता नहीं नेट होएगा, जीआरएफ होएगा, क्या होएगा। जब तुम्हें खुद में कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो टारगेट अचीव नहीं होगा। इसलिए हाईली कॉन्फिडेंट रहो और अपने आप में एक भावी प्रोफेसर देखो और ऐसे एक्ट करो जैसे कि तुम प्रोफेसर बन गए हो, और नेचर आपको बना ही देगी। ठीक है, समझ रहे हो नहीं चीजें। तो जब आप प्रोफेसर बन जाओगे तब आपको ये चीजें पढ़ानी है जनरेशन को। सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग। आज हम हाई लिविंग कर रहे हैं, सिंपल थिंकिंग कर रहे हैं, तो यही प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है बेटा। आज दलिया कोई नहीं खा रहा घर में, मैगी खा रहे हो, ठीक है। आप बीमार हो, हैं, बीमार को मेडिसिन के तौर पे आप दलिया खा रहे हो। ध्यान रखना बेटा, मेडिसिन बहुत पावरफुल वेपन है आपका बीमारी से लड़ने के लिए। और अगर आपके खान पान देसी होंगे, ध्यान रखना, मैं इसलिए कहता हूं कि अगर आप पर्यटक स्थल पे जाते हो, टूरिज्म में जाते हो, टूर करने कहीं गए हो, हम ज्यादातर पनीर से बनी हुई चीजें खाते हैं, मत खाना। मोस्टली दालें यूज करना। ऐसा नहीं कह रहा मैं दाल में पेस्टिसाइड नहीं है, पर उसमें मात्रा कम होगी ताकि आपकी हेल्थ बनी रहे। एक दिन में ही हम पनीर ना खाएंगे तो कि हमारी स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा, लो जी खाओ। और खाने के साथ साथ हम ऐसे मोटे होते जा रहे हैं। ये मोटापा जो बढ़ रहा है ये स्वास्थ्य के लिए सबसे ज्यादा नुकसानदायक है। और क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि हम खाते तो जा रहे हैं। सब व्यक्तियों को देखना, कहीं अच्छी सी पार्टी में जाना, ध्यान रखना किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी की पार्टी हो, वहां विशेष तौर के लोग मिलेंगे। जो वीकर सेक्शन है वहां ज्यादातर पतले लोग मिलेंगे, क्योंकि न्यूट्रिशन की कमी है उनके अंदर। सपोज दैट बनियों के उसमें चले जाओ, है नहीं, आप देखोगे, मैंने बनिया तो नहीं है कोई यहाँ बच्चा, बनिए जो मिलेंगे आपको ज्यादातर हेल्दी मिलेंगे। और पहले एक पैरामीटर था, जब हम हॉस्टल में पढ़ते थे, कोई बच्चा अगर हेल्दी हो गया, मोटा हो गया, भाई मोटा हो गया, जी खाते पीते घर की निशानी है। अब ये खाते पीते घर की निशानी नहीं रही है, ठीक है ना। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात है बेटा, ध्यान रखना। तज्य सामग्री यहां से लिखो, वर्स्टेन, कई बार क्वेश्चन आया, वर्स्टेन मेथड, सब्जेक्टिव अंडरस्टैंडिंग, कर्ता के दृष्टिकोण से घटना को समझना। मैक्स वेबर ने दिया है, जर्मनी के हैं, कई बार ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। अवशिष्ट जैसे घरेलू कूड़ा कचरा, कारखानों का अपशिष्ट, वाहनों का धुआं आदि इसमें सम्मिलित है। प्रदूषक अनेक प्रकार के होते हैं, जैसे ठोस, द्रव, गैस रूप में। प्राकृतिक और मानवकृत दोनों होते हैं बेटा। नेचुरल पोल्यूटेंट, एक मीथेन पढ़ोगे आप, CH4 नेचुरल पोल्यूटेंट है। ज्वालामुखी से निकलने वाला धुआं नेचुरल पोल्यूटेंट है। आंधी में आने वाली सिल्ट नेचुरल पोल्यूटेंट है। पराग कणों की अधिकता नेचुरल पोल्यूटेंट है। मानवकृत, एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी आपको बहुत पढ़ाऊंगा जब इंग्लिश की क्लास आपकी चलेंगी। मानव की गतिविधियों के द्वारा जो मटेरियल निकलता है उसे हम एंथ्रोपोजेनिक मटेरियल बोलते हैं। मानवकृत व मिश्रित, जो दोनों के द्वारा है। कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन, सल्फ्यूरिक अम्ल, फ्लोरीन, फ्लोराइड, क्लोराइड, विभिन्न प्रकाश जनित रसायन, ब्रोमाइड, रासायनिक उर्वरक। ये मैं आपको अच्छे तरीके से एक टेबल बनवाऊंगा। रासायनिक उर्वरक किस तरीके से रिप्लेसमेंट होता है चीजों का। जब नेचर में से एक चीज गायब होगी, ध्यान रखना, एक प्लांट या एक व्यक्ति बहुत से लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहा था वो। अगर कोई व्यक्ति आता है, एक बैंकिंग सेक्टर में क्या होता है, आपको होम लोन 8% पे मिल रहा है, अदर सेक्टर का लोन दे हो 12% पे मिल रहा है। तो आप बैंक से क्वेश्चन करोगे 8% पे होम लोन क्यों मिल रहा है, तो वहां वो बताते हैं कि 150 प्लस एक्टिविटी, 150 प्लस रोजगार, अगर कोई व्यक्ति मकान बनाता है तो वो 150 प्लस रोजगार वहां डेवलप कर रहा है। इसलिए बैंक होम लोन कम रेट पे ये लोन देता है। तो यहाँ आप देखोगे कि यहाँ पे क्रिएट किया है उसने, सृजन किया है। तो इसी तरीके से आप देखोगे रासायनिक उर्वरक किस तरीके से रिप्लेसमेंट आए हैं। जब एक पशु घर में है, ध्यान रखना, अभी मैंने डायरेक्ट इनडायरेक्ट की बात की आपसे,
बहुत इंपॉर्टेंट, मैंने पहले आपको बताया, आपकी समझ में नहीं आने वाला क्योंकि आपका लेवल ही वहां तक नहीं है। अब हम एक क्वेश्चन आपसे पूछेंगे, एक पशु है घर में, उसका फायदा क्या है? पशु विशेष तौर पे आप एक भैंस सोच लो, एक घर में भैंस है, इसका फायदा क्या है? क्या फायदा है? दूध मिल रहा है, ये तो डायरेक्ट है जो आपको दिख रहा है। इससे भी ज्यादा एक फायदा है उसका जो गोबर है। देखो, मैं आपको एक चीज बताता हूँ बेटा, जैसे एक पेड़ है, अब जब कोविड आपका आया तब हमें उसकी महत्ता पता चली। पीपल का पेड़, अगर आप एक पेड़ की कैलकुलेशन करोगे तो वो पीपल का पेड़ कितने करोड़ रुपए का है, वो आप जब मेजर करोगे, जब ऑक्सीजन की मार्केट में वैल्यू पता करोगे, जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है। एक वर्ड लिखोगे, आम आदमी की त्रासदी। आम आदमी की त्रासदी ये है, उसे फ्री ऑफ कॉस्ट इस नेचर में बहुत चीजें मिल रही हैं। थोड़े दिन बाद, मैंने जब कोविड से पहले क्लास में ये बताया था कि ऐसा समय आएगा आपका कि आपको गैस सिलेंडर खरीदने पड़ेंगे ऑक्सीजन के लिए, और जैसे आप बैग लेकर के जाते थे स्कूल किताबों का, ऐसे ही गैस सिलेंडर लगा करके रखोगे और वो अलार्म देगा कि 2 घंटे की ऑक्सीजन बची है, कहीं से ऑक्सीजन फिल कराओ, जैसे हम गाड़ी में फ्यूल कराते हैं। बट वो कोविड पार्ट 2 में आपको सडनली देखने को मिली चीजें। तो ये चीजें आने वाली हैं क्योंकि सब लोग डेवलपमेंट करते जा रहे हैं। साझे की चीज है, पर्यावरण कोई विकास नहीं कर रहा। मान लिया मैंने पेड़ लगाया, पड़ोसी कह रहा यही बनेंगे, लगा लो पेड़, ऑक्सीजन तो हमें भी मिलने वाली है। तो एफर्ट्स कम लोग कर रहे हैं, कंज्यूमर बहुत लोग हैं, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना, इसका जो फायदा है वो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से दूध है, बट इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट इसका गोबर, ठीक है ना। और आज तो वर्मी कंपोस्ट के द्वारा, ऑर्गेनिक फार्मिंग के द्वारा ये भी कह सकते हैं कि जो इसका जो यूरिन है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। गोबर के साथ साथ इनका यूरिन इकट्ठा करके फसलों पे छिड़का जा रहा है और वो केमिकल के तरीके से यूज हो रहा है, किसमें? ऑर्गेनिक फार्मिंग में। और हम कीटनाशक का अंधाधुंध यूज करने के बाद ऑर्गेनिक फार्मिंग के कॉन्सेप्ट पे आ गए हैं, क्योंकि कैंसर का कोज है हाईली पेस्टिसाइड यूज करना। और जो वो ऑर्गेनिक फार्मिंग के प्रोडक्ट हैं वो आपको बड़े टेस्टी भी लगते हैं और आपकी हेल्थ के लिए बड़े अच्छे भी होते हैं। तो ये डायरेक्ट दिखने वाला तो ये फायदा है, इससे भी ज्यादा फायदा ये है। मैंने आपको जो कहा था कि आप कोई एक्ट अगर करते हो तो इसके 2 फायदे हैं। एक प्रत्यक्ष, जो आपने चाहा था, आप किसके लिए इसे पाल रहे हो? दूध के लिए। बट जो ये दे रही है ये और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले किसी को उठवाना पड़ता था गांव में, अरे भैया किसी को चाहिए तो ले जाओ, पर गांव में अब सबसे ज्यादा महंगा यही हो गया है। 10 रुपए किलो है आज वर्मी कंपोस्ट, गमले में लेके आओगे 2 किलो 20 रुपए का इतना सा आएगा। क्या लेकर के आए हो? खाद, जिसे पहले कोई पूछता नहीं था। समझ लेना ये चीजें, तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमें ये दिख रहा है, ठीक है बेटा। तो ये क्या है, यहाँ पे कहां से किस वर्ड से चले थे हम? यहाँ से रासायनिक उर्वरक से। अब इन वर्ड को नोट कर लेना, तुम्हारी समझ में कम आएंगे। कीटनाशक, शाकनाशक, पारा, सीसा, लोहा, जस्ता, रेडियोधर्मी पदार्थ, ताप, मल, शोर, कालिक, धुआं, तार, धूल आदि, ये प्रमुख प्रदूषक हैं आपके। अब यहाँ पे एक तो रासायनिक उर्वरक आया है, जैसे यूरिया, डीएपी, एनपीके, केमिकल के जो रिप्लेसमेंट हुआ है, जो ये गोबर खत्म हुआ है ना हमारे घर से, इसका रिप्लेसमेंट इसने लिया है रासायनिक उर्वरक में, ठीक है ना। अब इससे भी ज्यादा आगे बायोपेस्टिसाइड, उसमें बैक्टीरिया के साथ साथ पेस्टिसाइड है, और आज सबसे ज्यादा गन्ने में यूज किया जा रहा है वो। और ऐड हम ऐसा कर रहे हैं कि मार्केट में जाकर के जहर भी मांग रहे हैं तो अच्छी क्वालिटी का बढ़िया वाला देना भाई, और उसे हम खेती में यूज कर रहे हैं। और खेती में जब गन्ने के फसल में यूज कर रहे हैं और गन्ना हम खा रहे हैं तो वो हमारी बॉडी के अंदर जा रहा है, डायरेक्ट कंज्यूम कर रहे हैं हम। और हम इतने जहरीले हो गए हैं अब कि बहुत सा जहर हमें चाहिए ही चाहिए डेली। रेजिस्टेंस ऐसी डेवलप हो गई है मोर्टीन के ऊपर बैठ के, जो कोयल आपका ऑल आउट का आता है। ऑल आउट नाम ही कैसा रखा है, ऑल आउट, यानी कि सब कमरे से बाहर जाओ। हम सो रहे हैं आराम से ऑल आउट लगा करके, किसके लिए? मच्छर के लिए। बट हम भी तो इनटेक कर रहे हैं उसे, और हमारी बॉडी हैबिचुअल होगी, हमें जहर चाहिए ही चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि पहले विष कन्या होती थी, पहले ये कॉन्सेप्ट होता था।
इस विषकन्या को थोड़ा थोड़ा विष दिया जाता था और जहरीली हो जाती थी, और जब किसी का मर्डर कराना हो तो विषकन्या को उसके पास भेजा जाता था, और वो इतनी जहरीली होती थी, अगर नखून भी उसने लगा दिया, इंजेक्ट कर दिया, तो उससे ही डेड हो जाते थे। तो हम विष पुरुष होते जा रहे हैं, ठीक है ना, यानी कि हमारे अंदर ये जहर है बॉडी के अंदर। तो ये किसके कारण है? क्योंकि हम थोड़ा थोड़ा इंटेक डेली कर रहे हैं, चाहे वो खाने से लें, चाहे पीने से लें, चाहे एयर के थ्रू ले रहे हैं, ठीक है बेटा। तो ये सारी चीजें कीटनाशक जो हम पेस्टिसाइड को मारने के लिए यूज करते हैं। शाकनाशक, अभी मैंने आपको बताया कि किसान खेती करते समय पहले निराई गुड़ाई करता था फसल की, अब नहीं करता, अब एक स्प्रे करता है और जितना खरपतवार होता है वो सब खत्म। तो ये शाकनाशक वो है जो उस अनवांटेड खरपतवार को, जो अनवांटेड क्या है पौधे हैं, उनको खत्म करने के लिए यूज किया जाता है। इन्हें जरूर याद कर लेना बेटा। यहाँ पे कंपोस्ट वगैरह ये सब चीजें नोट करोगे, अभी मैं नेक्स्ट क्लास में आपको नोट कराऊंगा। नेक्स्ट चलते हैं बेटा। इसमें ओडम ने प्रदूषकों के विघटन के आधार पर 2 श्रेणियों में बांटा है, नॉन डिग्रेडेबल पोल्यूटेंट और डिग्रेडेबल पोल्यूटेंट, बायोडिग्रेडेबल। अभी मैंने आप घटक आपको पढ़ाए थे। कुछ पोल्यूटेंट ऐसे होते हैं जो आसानी से डिकम्पोज हो जाते हैं, वो है डिग्रेडेबल, और नॉन डिग्रेडेबल में प्लास्टिक आ जाती है आपकी, जिनका विघटन प्रकृति में संभव नहीं है, कीटनाशक, नाभिकीय अपशिष्ट, प्लास्टिक आदि। बीट प्लास्टिक पोल्यूशन 2018 की थीम थी, बीट प्लास्टिक पोल्यूशन, और प्लास्टिक अधिनियम आपका 2018 में ही आया है, और सरकार अब प्लास्टिक के यूज करने पे बैन लगा रही है। अपनी हैबिट ऐसी डालो कि घर से थैला लेकर के जाओ, और उस थैले में सामान डलवा के सब्जी वगैरह जो भी लेकर के आते हो वो लेकर के आओ। पहले जाते थे हम पॉलीथीन में 10 पॉलीथीन लेकर आ रहे हैं घर, कोई बैग नहीं लेके जाता था, अब हैबिट चेंज हो गई है, ठीक है। बायोडिग्रेडेबल, ऐसे प्रदूषक जो विभिन्न जैविक क्रियाओं से विघटित होते हैं, प्रकृति में मिल जाते हैं, जैसे ये सारी चीजें आपकी दी हैं, ये इजीली डिकम्पोज हो जाती है, ठीक है बेटा। चलते हैं आगे। यहाँ पे आपके प्रदूषण के प्रकार दिए बेटा, क्वेश्चन कभी कभी इनसे पूछा गया है। भौगोलिक विस्तार के आधार पर स्थानीय प्रदूषण, नगरीय ग्रामीण प्रदूषण, और जो आपका ताजमहल की हमने बात की है, किसकी? ताजमहल की। ये हमारी कैसी समस्या है? लोकल, लोकल फैक्ट्री से निकलने वाली सल्फर डाइऑक्साइड के कारण हमारी एसिडिक रेन आती है। लोकल में देखोगे ना, देखो यहाँ पे कोई फैक्ट्री है, ये भी बेटा ऐसा स्टेटमेंट है, कम समझ में आएगा आपकी। इसके तत्वों की अधिकता यहां ज्यादा होगी, जितनी दूर होता चला जाएगा इसके तत्व कम होते चले जाएंगे, समझ लेना। इस फैक्ट्री के बिल्कुल सटा हुआ घर है तुम्हारा, तो आप ज्यादा कंज्यूम कर रहे हो उसका धुआं, और जो 2 किलोमीटर दूर है उसे कम फर्क पड़ रहा है, जो 5 किलोमीटर दूर है इसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, समझ रहे हो। ऐसे ही त्योहार की हम बात करते हैं, आपका एक त्योहार कहाँ मनाया जा रहा है? मुंबई में। मेरठ तक पहुंचते पहुंचते इसके तत्वों की संख्या कम हो जाती है। जो पर्टिकुलर हमारा वो रीजन है जहां पे उसकी उत्पत्ति हुई है, वहां पे तो ज्यादा उसके तत्व मिलते हैं, जितना दूर होते चले जाओगे उतनी ही तत्वों की संख्या कम होती जाएगी। ऐसे ही कम्युनिकेशन है, जितना नियर होंगे, नियर 2 तरीके से, साइकोलॉजिकल तरीके से इंटरेक्शन करना। टीचर जब क्लास में इंटरेक्शन करता है तो बच्चे के फेस एक्सप्रेशन से वो आइडेंटिफाई कर लेता है बच्चा सोच रहा है क्वेश्चन पूछना, और उसी टाइम बच्चा, टीचर हाँ बताओ बेटा क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि उसने रीड कर लिया है। तो नजदीक जितने होंगे भौतिक तौर पे भी और मानसिक तौर पे भी, उतना ही ज्यादा अंडरस्टैंडिंग होगी। ध्यान रखना, जो हमारे रिलेशन है उसमें नजदीक कौन है आपके, ऐसा नहीं है कि घर वाले नजदीक होते हैं, कभी कभी कोई दूर का रिश्तेदार है उसमें ज्यादा ट्रस्ट है आपको। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, जो नियर बाई होंगे उनको ज्यादा प्रभावित करेंगे और दूर वाले को कम करेंगे। तो यहाँ पे नगरीय ग्रामीण प्रदूषण आ गया, स्थानीय प्रदूषण लोकल से रिलेटेड है, राष्ट्रीय प्रदूषण नदी से समुद्र से रिलेटेड है, और इसे अंतरराष्ट्रीय प्रदूषण भी कहा जाता है, जिसमें ग्रीन हाउस प्रभाव, ओजोन क्षरण और ग्लोबल वार्मिंग इसमें आ जाएगी, ठीक है बेटा। और पॉल्यूशन किस प्रकार की समस्या है? हमारी वैश्विक अंतरराष्ट्रीय समस्या है। अब इसमें टाइप ऑफ पॉल्यूशन को लेकर के क्वेश्चन है बेटा, थोड़ा जल्दी करा रहा हूं इसे मैं। सिचुएशन के आधार पर बिंदु प्रदूषण, रेखीय प्रदूषण, क्षेत्रीय प्रदूषण, इसमें कोई आपका इशू नहीं है, इजीली समझ गए होंगे।
कोई क्वेश्चन है तो बताइए। नेक्स्ट चलते हैं दृश्यता के आधार पर। यहां थोड़ा टाइम लगेगा, उस दूसरे क्षेत्र की भी चीजें आपको समझानी है। दृश्य प्रदूषण स्पष्ट दिखाई देता है, घर के बाहर कूड़ा पड़ा हुआ है, बुलाया किसी को, बैठा दिए थे, उठा दिया उसने। बट एक ऐसा प्रदूषण है जो अदृश्य है, जो प्रदूषण स्पष्ट दिखाई नहीं देने के कारण हानि होने के बाद ही इसका पता चलता है, सीएफसी ओजोन क्षरण। ध्यान रखना, आपकी लाइफ में एक मैं यूनिवर्सल स्टेटमेंट आपको दे रहा हूं, आपका दुश्मन आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा जो आइडेंटिफाई है, क्योंकि वो आपके सामने है। बट जो आपके दोस्त हैं, जो पीछे हैं, वो आपको नुकसान पहुंचाता है। तो अदृश्य जो प्रदूषण है ये भी हार्मफुल है, और अदृश्य दुश्मन जो है ये भी हार्मफुल है। ठीक है ना। एक मैंने पिछली क्लास में आपको वेब सीरीज बताई थी नवाब, उसमें एक डायलॉग आता है कि अक्सर जिसे हम आते हुए नहीं देखते वही हमें गिरा देता है। ये सोसाइटी का रूल रेगुलेशन है, जो आप आइडेंटिफाई नहीं करते हो जिसे, वही आपको सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाएगा। तो यहां से क्वेश्चन बनता है, दृश्य प्रदूषण की अपेक्षा अदृश्य प्रदूषण व्यक्ति को ज्यादा नुकसान पहुंचाता है, चाहे इसमें मोबाइल से निकलने वाली रेज हो, चाहे आपकी सीएफसी हो, चाहे ओजोन क्षरण के कारण अल्ट्रावायलेट की सघनता हो। ठीक है बेटा, समझ लेना, डीपली है, थोड़ा समझ से थोड़ा ऊपर का मामला है, नोट कर लेना। फील करोगे सोसाइटी में इस बात को आगे चलने के बाद, जिस पे सबसे ज्यादा ट्रस्ट आप करोगे वही आपको चीट करेगा, क्योंकि मौका ही उसे दोगे आप। समझ रहे हो ना, बहुत गहरा है, सामाजिक है, लाइफ टाइम आपको ये स्टेटमेंट काम आने वाला है। भरोसा सब पे करो, पर आंख मूंद कर भरोसा किसी पे मत करना। ठीक है, पॉइंट रखना सेफ्टी का। ठीक है, स्वरूप के आधार पर भौतिक प्रदूषण, भौतिक प्रदूषण में जो आपको दिखाई देती है, यहाँ पे जल, वायु, मृदा, ये प्रदूषण आपके भौतिक प्रदूषण कहलाते हैं। उपवर्गों में बांटा जा सकता है, जल प्रदूषण, भूमि प्रदूषण, वायु प्रदूषण। सामाजिक प्रदूषण ये ज्यादा शिकार कर रहा है हमें आज। नीले ड्रम के बाद काफी चीजें हाईलाइट हुई हैं। आज नीला ड्रम, ध्यान रखना, देखो ये मार्केट है, ये दुनिया क्या है, बाजार है। किसी का कत्ल हो गया, किसी का मर्डर हो गया बेरहमी से, और किसी के लिए मार्केट बन गया ये। किसके लिए? सोशल मीडिया के लिए। किसी को फर्क नहीं पड़ता कि किसी का कत्ल हुआ है, सोशल मीडिया में सबसे ज्यादा मटेरियल उन्हें मिल गया है, और नीला ड्रम फेमस हो गया है। देखोगे ना, देखो मीडिया हमारे माइंड सेट को निर्धारित करती है। हम किसी के घर में जाते हैं, नीला ड्रम मिलता है, तो हमें वो इमेज आ जाती है। लोगों ने सोशल मीडिया पे इस तरीके से नीले ड्रम को फेमस किया है कि नीला ड्रम देखते ही पूरा कांड आपको याद आ जाता है। और उसके बाद ध्यान रखना, सोसाइटी में ज्यादातर इश्यू आ रहे हैं कि वाइफ के द्वारा हस्बैंड के मर्डर हो रही, इंस्पायर होगी। आप देखोगे दृश्यम मूवी आई, दृश्यम मूवी के बाद ऐसे कितने क्राइम कंडक्ट हुए, ऑर्गेनाइज क्राइम जिसे हम बोलते हैं। तो ये क्या है, ये सामाजिक प्रदूषण का प्रोडक्ट है। नियति भेद नहीं करती, जो देती है वो, जो लेती है वो देती है। ये रिटर्न गिफ्ट है हमारा, किससे? एनवायरमेंट से। जो हम एनवायरमेंट को देंगे, जो हम नेक्स्ट जनरेशन को देंगे, वही हमें रिटर्न गिफ्ट मिलने वाला है। धार्मिक तौर पर हम ये कहते हैं माता पिता की सेवा करनी चाहिए। अगर आप माता पिता की सेवा करोगे तो आपका बच्चा देख रहा है, डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट। ध्यान रखना, फैमिली में बच्चा वॉच करता है आपकी एक्टिविटी को, और वही एक्टिविटी उसके लिए सही है जो आप उसके सामने करते हो, तो वो ही रिपीट आपके साथ होगा। तो नेचर भी इसी तरीके की है, जो हम इसे देते हैं वही हमें ये रिटर्न गिफ्ट में देती है। अब आपको लेना क्या है, वही देना शुरू कर दो, वही आपको मिलना शुरू हो जाएगा। मानव समाज की गुणवत्ता में ह्रास होने के कारण इसे सामाजिक प्रदूषण कहते हैं। इसमें उपवर्गों में बांटा जाता है। आर्थिक प्रदूषण, आर्थिक प्रदूषण क्या है? मार्केट की एक वैल्यू है, मूल्य है। एक लोकल मार्केट हमारी लगती है, नाम नहीं लूंगा यहाँ, जो वहाँ वैश्य समाज है, बनिए जो लोग हैं, उनके यहाँ हमारा ठीक है, वो अपनी बातें शेयर करते हैं। तो उन्होंने ये बताया कि सर हमारे यहाँ 2.5% पे ब्याज पे पैसा दिया जाता है।
बनिया एक ईमानदार कम्युनिटी है, वो कभी ज़्यादा मार्केट के रेट में ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करती है। और उनका ये रेशियो था कि जिसने मार्केट में इस चीज़ का उल्लंघन किया, सपोज दैट किसी ने 5% पे दे दिया, तो उस मार्केट को छोड़ के भाग ही गया, यानी कि उसे बड़ा नुकसान हुआ। तो सोसाइटी में पहले स्पिरिचुअल चीज़ें, रिलीजियस चीज़ें डोमिनेंट थी, क्या सही है क्या गलत है। सपोज दैट आज मार्केट में आप बैठे हो, कोई प्रोडक्ट है आपके पास और वो 10 रुपये किलो मिल रहा है, आपने वो 10 रुपये किलो सेल आउट किया है। 2 किलो प्रोडक्ट है आपके पास, ठीक है। अब आप क्या करोगे, आज के हिसाब से 10 रुपये किलो की जगह से 50 रुपये कर दोगे। 2 ही किलो तो रह रहा है, मैं तो इस पर ज़्यादा मुनाफा कमाऊंगा। बट ये आपका कैसा कहलाएगा, इकोनॉमिक पॉल्यूशन कहलाएगा। आपको ये भी 10 रुपये के रेट से ही बेचना चाहिए, क्योंकि 3 रुपये तो मार्जिन आप ले ही रहे हो। जहां दूसरे की मजबूरी आपकी मार्केट डेवलप करने लगे, वो आपका इकोनॉमिक पॉल्यूशन हो जाएगा। कुछ चीजें जायज होती हैं, कुछ नाजायज होती हैं। ये नाजायज की तरफ इंडिकेशन कर रही है। और आज ध्यान रखना, आपका बाजार क्या है, आपकी मार्केट क्या है, दूसरे का भय है। ये भी तीसरा स्टेटमेंट आपकी क्लास में ऐसा आ रहा है जो आपके सर से ऊपर जाएगा, बाद में समझ में आएगा जब आपका आईक्यू डेवलप हो जाएगा। आज इसके बीच पॉजिटिव कोरिलेशन। मास्क कितने बिके, वैक्सीन कितनी बिकी, क्यों बिकी? आपको ये एहसास दिलाया गया कि वैक्सीनेशन के बाद आपको कोविड नहीं होगा। और बहुत सी डेथ ऐसी हुई जो आज तुमने वैक्सीनेशन करा और कल तुम्हारा फोटो लग गया दीवार पे, कहने लगे जी क्या हुआ, ये वैक्सीनेशन कराया था और उसी में ही निकल लिए। तो देखोगे ये भय आज मार्केट डेवलप कर रहा है। इकोनॉमिक पॉल्यूशन बेटा यही है। राजनीतिक पॉल्यूशन, एक सॉन्ग आता है आपका, ठीक है, एक तारा बोले तुन तुन तुन, जो अभी कलाकार फिल्म इंडस्ट्री से गए हैं, भारत के नाम से जिन्हें जाना जाता था, उनका बड़ा फेमस सॉन्ग है और मैं हर बच्चे को सलाह देता हूँ। 14 मिनट का सॉन्ग है वो, उसमें सारे पॉल्यूशन का जिक्र होता है। उसमें 64 क्वेश्चन आपके सोशियोलॉजी के मैंने बच्चों को लिखवाए हैं। ओवर पॉपुलेशन एक इशू है, उसमें पूरा टॉपिक है सोशियोलॉजी का पॉपुलेशन को लेकर के। मिलावट, खाद्य पदार्थ में मिलावट, वो भी इशू है। राजनीतिक पॉल्यूशन भी वहाँ इशू है। नेता हमने चुना, नेता जाकर के बैठ गया, उसने हमारा ही पॉल्यूशन एक्सप्लॉयटेशन किया, ये आपका राजनीतिक पॉल्यूशन है। धार्मिक पॉल्यूशन क्या है? जिस व्यक्ति से आप उम्मीद कर रहे हो, जो मंदिर में बैठा है, पूजा पाठ करा रहा है पूरे दिन और शाम को बोतल खोल के बैठ गया 2-2 पैक लेने के लिए, तो ये धार्मिक पॉल्यूशन है। यानी कि वो दुनिया को कह रहे हैं कि आपको ऐसा करना चाहिए, करो, बट खुद ही नहीं फॉलो कर रहा, तो ये धार्मिक पॉल्यूशन है। धार्मिक पॉल्यूशन में रिलीजियस से चीजें जुड़ी हुई जो हैं, जिनकी अपेक्षा की जाती है, वो नहीं कर रहे, तो वो धार्मिक पॉल्यूशन है। यानी कि ये सोशल पॉल्यूशन जो है, ये हमारी सोसाइटी के यहाँ पे जुड़ा हुआ पॉल्यूशन है, जो हमें करना चाहिए और जो हम वास्तव में करते हैं। ध्यान रखना, एक आता है मास्क, अभी जिक्र किया हमने मास्क। क्या होता है मास्क? मास्क एक बड़ी पुरानी मूवी का गाना है, जिंदा रहने के लिए सब कुछ भुला देते हैं लोग, एक चेहरे पे कई चेहरे लगा लेते हैं लोग। वो एक चेहरे पे कई चेहरे जो है, वो मास्क है आपका। और ध्यान रखना, इस सोसाइटी में हम मास्क लगाए हुए हैं, ये भी ध्यान रखना। मास्क कैसे लगाए हुए हैं? तुम्हें एक पार्टी के मिले, अरे भाई तू ठीक है भाई, तूने तो बहुत बढ़िया किया। वो चला गया तो उसका विपक्ष का, अरे बहुत हरामी आदमी है वो तो बहुत खराब आदमी है। मास्क बदल लिया ना आपने, तो एक चेहरे पे कई चेहरे हमारे होते हैं। तो देखोगे ना, ये किसके कारण है? सोशल पॉल्यूशन के कारण। और इसमें एक नया दानव, दैत्य, राक्षस, कुछ भी कह सकते हो आप, एक और आया है, सोशल मीडिया। इसने तो नेक्स्ट जनरेशन का सत्यानाश ही कर दिया। बच्चे ज्यादातर मैच्योर हो रहे, पापा को बोल रहे हैं पापा तुम्हारी पत्नी जो है कहां से ले आए। अब आप देखोगे पुरानी पीढ़ी सुन रही है, पापा की पत्नी। देखोगे ये दैत्य जो है, इसका जो इफेक्ट आने वाला है नेक्स्ट 10 ईयर में, इसका इफेक्ट आ जाएगा। और एक टर्म आ रही है आपकी मार्केट में, सभी उसे आगे रिसर्च का इशू भी बन सकता है, इंटरनेट एडिक्शन। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है वो। ठीक है बेटा, कर लोगे इसे, ज्यादा टाइम मैंने यहाँ लिया है आपका। इसके बाद है आपका प्रदूषकों के स्रोत के आधार पर। प्रदूषकों के स्रोत के आधार पर निम्न प्रकार के हैं। औद्योगिक प्रदूषण,
कृषिगत प्रदूषण, जैविक प्रदूषण, वाहनिक प्रदूषण, घरेलू प्रदूषण, खनिज प्रदूषण, नाभिकीय प्रदूषण और प्राकृतिक प्रदूषण। क्वेश्चन इससे ज्यादा बनता है, मेट्रो सिटी में एयर पोल्यूशन का सोर्सेज क्या है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, तो यहाँ पे ट्रांसपोर्ट हो जाएगी बेटा। ट्रांसपोर्ट इज द मेजर कॉज ऑफ एयर पोल्यूशन इन मेट्रो सिटी, ध्यान रखना। बट इन रूरल एरियाज क्या हो जाएगा, रूरल एरिया में वायु प्रदूषण का मुख्य स्रोत कृषि का जो वेस्ट है, जो बचा हुआ वेस्ट है, उसको हम जलाते हैं। जो जब गन्ना हमारा कट जाता है तो उसके बाद जो पत्ती बचती है उसको जला देते हैं, तो वो सबसे बड़ा सोर्स होता है एयर पोल्यूशन का। और एट द टाइम ऑफ नवंबर एक लेयर हमारी धुएं की पृथ्वी के चारों तरफ जम जाती है, दिल्ली के आसपास ज्यादा होता है, ठीक है। और यहाँ पे एग्रीकल्चर को हम ब्लेम करते हैं कि किसानों ने, हरियाणा के किसानों ने, यहाँ पे हम जिक्र करते हैं कि किसानों ने क्या किया है, पराली जलाई है, जो धान से निकलती है, धान का जो वेस्ट है उसको जलाने की बात होती है। बट आप देखोगे ना, जो मेट्रो सिटी का जो धुआं है वो भी इसमें बराबर जिम्मेदार है। और यहाँ किसानों के लिए एक्ट बनाने जा रही है सरकार कि भाई कोई भी अपना वेस्ट जो है उसको खुद मैनेज करेगा। वेस्ट मैनेजमेंट एक आपका एनवायरनमेंट का बड़ा अच्छा इशू है, तो ध्यान रखना बेटा। ये जो है ये क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, कई बार आया है पीवाईक्यू जब आप करोगे, बहुत से बच्चों ने कर रखे हैं। अभी जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं आपसे उम्मीद की जा रही है कि आप सबने कर रखे होंगे, 2-3 बार ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। सामान्य आधार पर प्रदूषण को निम्न श्रेणी में बांट सकते हैं, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, भूमि प्रदूषण, शोर प्रदूषण, ये सामान्य आधार पे। बट जैसे जैसे हम डेवलप होते गए तो उसी टाइप के पोल्यूशन हमारे अंदर, हमारी सोसाइटी में देखने को मिलते गए हैं। और ध्यान रखना, सबसे ज्यादा हार्मफुल पोल्यूशन है आपके तरंगीय पोल्यूशन। जो आपका मोबाइल फोन है, इसे एक दिन सर के नीचे, तकिए के नीचे रख के सो जाओ, सोते होंगे बहुत से बच्चे, देखते देखते सो गए, पता नहीं है नहीं, सुबह उठोगे आपका सिर भारी मिलेगा आपको, क्योंकि ये जो तरंगे बार बार उसमें आ रही हैं, सिग्नल आ रहे हैं, वो सिग्नल आपके माइंड में भी जा रहे हैं और वो आपको डिस्टर्ब कर रही है, तो ये सबसे ज्यादा नुकसानदायक। वायु प्रदूषण, अब एयर पोल्यूशन आ गया। यहाँ से हायर एजुकेशन में एक क्वेश्चन आया है, इसीलिए मैं रिपीट कर रहा था अभी कि आप लोग कहोगे कि सर कितने क्वेश्चन आए हैं, 30 में से आपने तो कितनी बार बता दिया। कॉम्बिनेशन ऑफ एयर, मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं जब बच्चे आते हैं मेरी क्लास में, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एयर एंड गैसेज, वायु और गैसों के बीच में क्या अंतर है, ज्यादातर बच्चे शून्य हो जाते, नहीं बता पाते। देखो, नेट जेआरएफ की आप तैयारी करने आए हो तो कम से कम आपका 40% आपको पता होना चाहिए, इससे 60% हम यहाँ जिम्मेदारी लेते हैं और इस तरीके से 100% प्रिपरेशन आपकी हो जाती है। तो जब बच्चा इसे नहीं बता पाता ना तो बड़ा दिक्कत होती है। तो क्या है, क्या संबंध है, वायु, एयर इज द मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेज। अब यहां से क्वेश्चन पूछा गया है, सबसे ज्यादा कौन सी गैस मिलती है, नाइट्रोजन, उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद नियोन और उसके बाद CO2। इन्होंने 4 चीजें दी हैं वहां उस क्वेश्चन में और पूछ लिया गया है कि इसे घटते क्रम के सही कूट का चयन कीजिए। तो आपकी सबसे ज्यादा नाइट्रोजन, उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद नियोन, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड। आकार के आधार पर वायु को हम सही क्रम में लगाएंगे तो ये सबसे ज्यादा, ये इससे कम, ये इससे कम, ये इससे कम। ये 16 अप्रैल में असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा में आया हुआ क्वेश्चन। सेम ऐसे ही ज्योग्राफी का क्वेश्चन था एक, उसमें जो प्लेनेट्स हमारे होते हैं उनको आकार के आधार पर लगाने की बात की है, इसमें बृहस्पति, शनि, जुपिटर वगैरह ये सब दिए हुए हैं। तो ऐसे क्वेश्चन आपसे बहुत पूछे जाते हैं। इसी क्वेश्चन के मेथड को कॉपी करोगे आप हर यूनिट में। देखो बेटा, मेथड इंपॉर्टेंट है, सब्जेक्ट मैटर इंपॉर्टेंट नहीं है, विधि इंपॉर्टेंट है। रिसर्च, आप सभी रिसर्च पढ़ने वाले हो यहाँ, अब उनका म्यूजिक है, उनका कॉमर्स है, इनका हिस्ट्री है, तो देखोगे ना कि सब क्यों रिसर्च को एक साथ पढ़ रहे हो, क्योंकि मेथड इंपॉर्टेंट है, सब्जेक्ट मैटर इंपॉर्टेंट नहीं है। खाना बनाने की विधि, खाना बनाने की विधि में ये मैटर नहीं करता कि आप लौकी बना रहे हो या तोरी बना रहे हो, मेथड इंपॉर्टेंट करता। तो बेटा ये मेथड जो है ये अडेप्ट किया गया है एनटीए के द्वारा, इस टाइप के क्वेश्चन
हायर एजुकेशन होगी तो आपसे पूछ लेंगे कि सही क्रम में आयोगों को लगाइए, ठीक है ना। अब एनवायरमेंट आ गया तो इसे आकार के आधार पर गैसों को लगाइए। रिसर्च मेथोलॉजी आ गया तो आपसे पूछ लेंगे जो रिसर्च प्रपोजल किस स्टेप से तैयार होता है उसे लगाइए, या डेटा प्रोसेसिंग, डेटा एनालिसिस, डेटा किस तरीके से कलेक्ट करते हैं उसे क्रम को चयन कीजिए। तो क्रम को लेकर के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, बस यूनिटी चेंज हो रही है, मेथड यही है। तो इस तरीके से आपको प्रिपरेशन करनी है, ठीक है बेटा। वायु प्रदूषण हो गया, ये दिया हुआ है आपको यहाँ प्रतिशत कितना कितना है, यहाँ से क्वेश्चन उठाया उन्होंने। अब ध्यान रखना असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा में भी क्वेश्चन यहीं से ही मिल रहे हैं आपको। कितना आसान क्वेश्चन है, 78%, 20% ऑर्गन और कार्बन डाइऑक्साइड, ये क्वेश्चन वहां आपसे पूछा गया है और यहाँ सभी बच्चों को ये सबसे पहले ही पढ़ाया जाता है। कर लोगे इसे तो। नेक्स्ट पे आ जाओ बेटा। वायु प्रदूषण के स्रोत दिए यहाँ, अनेक स्रोतों से होता है, इसे हम दो भागों में बांट सकते हैं, प्राकृतिक और मानवीय। मानवीय स्रोत को हम एंथ्रोपोजेनिक बोलते हैं। मानव की गतिविधियों के द्वारा जो हमारा पोल्यूशन हुआ है उसको एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी के द्वारा पोल्यूशन का क्रिएशन बोलते हैं। प्रकृति में ज्वालामुखी उद्गार, लावा, चट्टानों के टुकड़े, जलवाष्प, विभिन्न गैसें, राख पदार्थ तीव्र गति से विस्फोट के साथ निकलकर धुआं वायुमंडल में मिल जाते हैं, ठीक है। वायु प्रदूषक बनते हैं। सर्वाधिक एयर पोल्यूशन ज्वालामुखी से निकलने वाली विभिन्न गैसों से होता है। धुआं और राख के कण से भी दृष्टता प्रभावित होती है, प्राणियों को सांस लेने में कठिनाई आती है। जो भी नेचर की एक्टिविटी के द्वारा पोल्यूशन हुआ है, चाहे वो वाटर पोल्यूशन हो, चाहे एयर पोल्यूशन हो, चाहे नॉइज पोल्यूशन हो, देखोगे ना तेजी से बिजली कड़कड़ाई, वो नेचर का नॉइज पोल्यूशन है, तो वो नेचुरल पोल्यूशन कहलाएगा जो प्रकृति के द्वारा हुआ है, ठीक है। जो मानव की गतिविधि के द्वारा हुआ है उसे हम एंथ्रोपोजेनिक बोलेंगे। कोई दिक्कत तो नहीं है यहां तक। मानवीय स्रोत, मानव के विभिन्न क्रियाकलापों द्वारा वायु प्रदूषण में निरंतर वृद्धि हो रही है। वायु प्रदूषण के मानवीय स्रोत कौन कौन से हैं? परिवहन, ट्रांसपोर्ट, यहां से क्वेश्चन बनता है आपका। मेट्रो सिटी में सबसे मेजर कोज ऑफ एयर पोल्यूशन ट्रांसपोर्ट। हम कहां से चले? बैलगाड़ी से। हमने रिसर्च की बैलगाड़ी। ध्यान रखना बेटा किस तरीके से टेक्नोलॉजी में किस तरीके से इवोल्यूशन हो रहा है, बहुत क्वेश्चन आता है और सोशल साइंस में तो आता है। सबसे पहले क्या आई? साइकिल, और दहेज में साइकिल मिली तो पूरे 10-20 गांव में रुका पड़ गया, भाई साइकिल मिली उसे दहेज में। फिर क्या मिलने लगा? फिर बाइक आ गई। बाइक अगर मिल गई, मोटरसाइकिल चाहिए, मोटरसाइकिल बोलते थे उसमें, यानी कि साइकिल विद मोटर, ठीक है ना। फिर आपकी गाड़ी आ गई है, मारुति की चली ना 2000 से 2010 तक मारुति गाड़ी मिली है भाई ने, ठीक है ना। अब क्या आ रही है सबसे ज्यादा? फॉर्च्यूनर। स्कॉर्पियो का जमाना गया बेटा। देखो रिप्लेसमेंट किस तरीके से हो रहा है, आने वाला पिछले का रिप्लेसमेंट कर रहा है, ठीक है। तो बैलगाड़ी से हम किस युग में आ गए? जेट विमान में, ठीक है। और जो जेट विमान तक जो हमने सफर तय किया है, इस सफर में हमने कुछ सब प्रोडक्शन किया है, उप उत्पाद छोड़ा है, तो ये उप उत्पाद जो है प्रदूषण के रूप में हमारे सामने आया है, जो अनवांटेड है। ध्यान रखना, आप यहाँ आना चाह रहे हो, गाड़ी लेकर के आ रहे हो, पेट्रोल फूक रहे हो, धुआं जो निकल रहा है वो आपका अनवांटेड प्रोडक्ट है इसमें, ठीक है। मानव वायुमंडल को अत्यधिक प्रदूषित किया है। वायु के स्रोत, प्रदूषण के स्रोत 42% परिवहन संसाधनों से होता है। इसे नोट कर लेना बेटा, बार बार आ रहा। एक कार को प्रतिदिन 90 किलोग्राम वायु की आवश्यकता होती है। इस आधार पर वाहनों द्वारा होने वाली ऑक्सीजन की खपत का अनुमान लगाया जा सकता है। ध्यान रखना, आज गाड़ी लेना स्टेटस सिंबल है, जरूरत नहीं है। बहुत घरों का जो हम एज ए सोशियोलॉजिस्ट देखते हैं, रिक्वायरमेंट ही नहीं है, कहीं जाना नहीं है, बट गाड़ी ली है, और हो सकता है 2 खड़ी हूं। आदमी है क्या चलाने वाला? मेरा एक पड़ोसी है, थोड़ा धन्य धान अधिक है, एनरिच है। देखो कोई किसी को नहीं देता, ज्यादा प्रेशर में नहीं जीना किसी के पास अगर 3 गाड़ी है और तुम्हारे पास नहीं है तो बिंदास होगे जी, उसे नमस्ते करने की ज्यादा जरूरत नहीं है, ठीक है ना। प्रेशर में भी जीते हैं बहुत लोग, इसके पास 3 गाड़ी है, भाई 3 गाड़ी हमारे किस काम की? ध्यान रखना, कोई भी नेता जब तुम्हारे लिए वो काम आता है जब वो तुम्हारे लिए वैल्यूएबल है। सपोज दैट आप यहाँ स्टूडेंट हो और यहाँ कोई डीएम आ जाए, तुम्हें उससे कोई काम नहीं है,
कर लोगे क्या नमस्ते तुम? वो कहेगा जी मैं तो फलाने जिले का डीएम हूं, तो होगा। मैं तो जी मंत्री हूं, तो होगा। भाई हमारे किस काम का? हमारा तो वो मजदूर, जो मजदूर है वो हमारा काम कर रहा है, वो हमारे काम का है। तो ये ध्यान रखना, इसी तरीके से हमारे रिलेशन बनते हैं। तो साइकिल जो है ना, इस साइकिल से जो हम आज के युग में आए हैं, जो ये सफर तय किया हुआ है, इस सफर से जो हमारी प्रॉब्लम आई है, इसी को ही आप पढ़ रहे हो, और नेक्स्ट 2-3 दिन यही आपके कान में गूंजेगी आवाज। वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, सोयल पोल्यूशन, और यही आप पढ़ने वाले हो। खाते समय भी आपको याद आएगा मम्मी ने तो पनीर बनाया। अभी पनीर कहाँ से आया होगा, सब ने बताई थी, शायद ये आर्टिफिशियल ना हो। तो ये खाते पीते सोचना है आपको प्रदूषण के बारे में, तभी आपको ये चीजें याद रहेंगी। और ध्यान रखना, हमारे चारों तरफ ये सारी चीजें आपकी सराउंडिंग की हैं, और इसी एंगल से आपको देखना। कोई पेड़ तोड़ा नहीं भाई, पेड़ मत तोड़े, ये ऑक्सीजन हमारे लिए देगा। ठीक है बेटा? तो इस तरीके से ये चीजें आपकी बताई गई है यहाँ पे। और जो हमने ये सफर तय किया है ना बैलगाड़ी से जेट विमान तक का, इसमें ही सारी चीज आप पढ़ रहे हो। कॉमर्स भी इसी में ही आ रहा है। पहले एक्सचेंज सिस्टम था, बार्टर सिस्टम जिसे हमें बोलते हैं। अब इनके उड़द हुआ है, आपकी अरहर हुई है, भैया उड़द एक्सचेंज हो जाए। फिर मुद्रा आई, प्रचलन हुआ मुद्रा का, पैसे ही बात आई। और आज पैसे से एक बच्चा भी प्यार करता है। अगर उसकी पावर आपको देखनी है, मैं आपको बताता हूँ कि कभी आप किसी रिलेशन में जा रहे हो, 500 का नोट उसे दिखाओ, उसकी जेब में रख दो, पॉकेट में, फिर उसका कॉन्फिडेंस देखना। उसे नहीं पता 500 ज्यादा क्या होते हैं ये सब चीजें, बट उसके पास अगर पैसा है, फिर देखना वो कॉलर ऊपर करके ऐसे चलेगा कि मेरे से बड़ा बादशाह कोई नहीं है। ये एक्सपेरिमेंट कर रखे हैं ना डेली लाइफ में। जब बच्चा अगर किसी रिलेशन में जा रहा है, तो उसे 500-1000 रुपए उसकी जेब में रख दो, तो बार बार क्या कहता है, जैसे पेट्रोल डलवाने लगा गाड़ी में, पापा मैं दूं क्या पैसे? उसे ये पता नहीं है तेरे 500 से क्या तंगी फुल हो रही है भाई, पर वो हर जगह तुम्हें इंटरप्ट करेगा कि मैं दूं क्या पैसे। तो हाँ, पॉकेट में हाथ देने के लिए तैयार हो, उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस देखना। तो ये है पावर अर्थ की, पैसे की। ठीक है बेटा, चले आगे। बोर तो नहीं हुआ क्लास से? हो भी गए होंगे तो तुम कहोगे नहीं। घरेलू कार्यों में दहन। अब आपके 2 प्रकार के पोल्यूशन, देखो प्रकार ही चल रहे हैं, कैसे, इंडोर और आउटडोर। ठीक है? एक आपका एक्ट आता है डोमेस्टिक वायलेंस, पता है बच्चों को क्या, कैसे है ये? बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं आज तुम्हें मैं। ये मानना कि सामाजिक परिवर्तन जो हो रहा है, जो सोशल पोल्यूशन हो रहा है, उस पोल्यूशन के कारण जो चीजें चेंज हुई हैं, जो नीले ड्रम वाली बात आई है, आए दिन आपको खबरें मिल रही हैं कि पत्नी ने पति की हत्या की। और बहुत से प्रताड़ित पति जो हैं, देखो सीरियस इशू है, हंसना नहीं है इसमें, क्योंकि ये अब मेल की बात आई है। मेल बड़ा विवश है, पुरुष बड़ा अति का शिकार हो गया है वो। बहुत से पुरुषों ने सुसाइड किया है बड़े लंबे नोट लिख करके। और वास्तव में ही मैं आपको एक चीज, मैं 2019 से ये चीज अपने बच्चों को बताने जा रहा हूं। आगे एक तो बॉयज के लिए रिजर्वेशन आएगा कि 30% या 40% बॉयज के लिए सीटें रिजर्व हैं। ध्यान रखना, जल्दी, मैं ये नहीं कह रहा कि आपकी नेक्स्ट जनरेशन के सामने आएगा, जल्दी ये परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। एक इस डोमेस्टिक वायलेंस में एक एक्ट आया आपका 2006 में लागू हुआ है ये। इसमें यह दिया गया है कि घर की 4 दीवारी के अंदर घर के अन्य सदस्यों के द्वारा महिला पर जो किया गया अत्याचार है, महिला पर, ध्यान रखना, महिला यहां पीड़ित है, महिला पर अन्य सदस्यों के द्वारा मानसिक, शारीरिक, भावनात्मक, ठीक है ना। अगर कोई कपड़े के लिए भी कह रही है ना क्या लाई अपने ससुराल से, तो ये भी घरेलू हिंसा का शिकार का एक पॉइंट बनता है। और उसमें लिखते हैं मानसिक उत्पीड़न किया गया। इसमें अब एक ऐसा एक्ट आएगा जो मेल के लिए आएगा। घर की 4 दीवारी के अंदर पुरुष पर घर की अन्य महिला सदस्य द्वारा, उसमें सास भी हो सकती है, पत्नी भी हो सकती है, माँ भी हो सकती है, उनके द्वारा जो प्रताड़ित किया गया है, तो ऐसा कानून बनने जा रहा है। रिक्वायरमेंट भी है और सरकार से ये अपील भी की जा रही है। और बहुत से लोगों ने सुसाइड किया है, 60-60 पेजों के नोट्स हैं उनके बने हुए। पत्नी जब प्रताड़ित करती है, मानसिक दबाव में आकर के उन लोगों ने सुसाइड किए हैं। आगे ये जल्दी ही सरकार इस पे कानून बनाने जा रही है। तो दोनों क्षेत्र में किसको प्रिजर्व किया जाएगा? मेल को, बॉयज को। हाँ देखो, वो तो चीजें क्या है, एक्शन का रिएक्शन होगा। जब पहले प्रताड़ित किया गया है महिलाओं को, तो अब पुरुषों को भी प्रताड़ित किया जाएगा। ठीक है? घरेलू कार्यों में दहन, रसोई घर से जलने वाला रसोई गैस में
गैसों से घरों में निर्धारित मानक की 4 गुना अधिक प्रदूषण फैल रहा है। रसोई गैस के जलाने पर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड के रूप में विषैली गैस बनती है। अब इसका प्रावधान हमने क्या किया है, जो आपके डेवलप सिटी है उनमें क्या बने हुए हैं, चिमनी बोलते हैं उन्हें, चिमनी लगी है। पर ध्यान रखना उन चिमनियों का लगने तक ही फायदा है, लगवा ली आपने, बट जो महिला है वो कंजूस ज्यादा होती है, उसे पता है इसे चलाएगी तो इलेक्ट्रिसिटी भी बिल ही आएगा। वो देखो सेविंग का सबसे बड़ा रोल जो होता है घर की महिला के द्वारा होता है। और सबसे ज्यादा नुकसान क्या रहा है, जो सेविंग हुई है, जो चावल के उसमें मिले पैसे एट द टाइम ऑफ डिमोनेटाइजेशन। ध्यान रखना बहुत सी ऐतिहासिक घटना रात में हुई, चाहे वो भोपाल गैस त्रासदी कांड हो, चाहे आपका नोटबंदी हो, और चाहे आपकी परसों की घटना हो ऑपरेशन सिंदूर। तो जो महत्वपूर्ण घटनाएं वो रात में ही कंडक्ट होती हैं। महिलाओं को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ जब डिमोनेटाइजेशन हुआ। जितना घरों में पैसा रखा हुआ था वो सब उजागर हो गया। 1.5 लाख तो जो मेरे पास रखा, कहाँ रखा, चावलों के डब्बे में। अब वो पति को दे दिया, उसने अकाउंट में जमा कर दिया तो लीगल करेंसी होगी, वो ब्लैक से व्हाइट हो गया, वो वापिस नहीं मिला बहुत सी महिलाओं का। ठीक है बेटा, तो इसमें क्या है, रसोई गैस से जलने वाला जो है इंडोर पोल्यूशन है ये, और हमारे लिए नुकसानदायक इंडोर ज्यादा है आउटडोर की अपेक्षा। और इसे कैसे कन्वर्जन करोगे आप, जैसे मैंने बताया, किसी भी बच्चे की शिक्षा पर प्रभाव उसके घर के मूल्यों का सबसे अधिक पड़ता है इन कंपैरिजन देन स्कूल और फ्रेंड सर्किल। मोस्ट ऑफ द केसेस में देखा गया है कि घर के मूल्य जो इथिक्स हैं बच्चे को सिखाए जा रहे हैं, किसके द्वारा, जो घर के सदस्य हैं, चाहे उसमें दादा दादी, नाना नानी, मम्मी पापा कोई भी है, वो सबसे ज्यादा इफेक्ट करेंगे। ठीक है, तो हमें यहाँ इंडोर पोल्यूशन ज्यादा नुकसान करता है आउटडोर के, और इंडोर प्लांट भी चलने लगे जो आपके इंडोर पोल्यूशन को कम करेंगे। उनमें कौन कौन से हैं वो आप देख लेना एक बार। ताप बिजली घर, यहाँ बिजली की बढ़ती खपत मांग की पूर्ति के लिए कोयला, प्राकृतिक गैस, खनिज तेल पर आधारित ताप घरों की स्थापना की गई है। कोयले पर आधारित ताप बिजली घरों से सर्वाधिक प्रदूषण होता है। ताप बिजली घरों से निकलने वाली कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, राख, कालिक आदि वायुमंडल में अत्यधिक प्रदूषण फैलाते हैं। ध्यान रखना, बिजली बनाने के दौरान जो बाई प्रोडक्ट निकलता है, इसमें एक ये भी है बेटा कालिक, फ्लाई ऐश भी बोलते हैं इसे। ठीक है ना, इससे क्वेश्चन बहुत बनते हैं आगे, फ्लाई ऐश से क्या क्या बनता है, ये क्वेश्चन आपके बनते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका एयर पोल्यूशन का। ठीक है, एयर पोल्यूशन की एक विशेष क्लास आपको मिलने जा रही है इंग्लिश माध्यम में। ठीक है, इंग्लिश में वो मैंने तैयार किया आपके लिए, क्योंकि अकॉर्डिंग टू सिलेबस आपकी सारी क्लास रिकॉर्ड मिलेंगी, आपकी लाइव भी मिलेंगी, वो आपको कर लेनी है सभी। ठीक है, उद्योग में वायु प्रदूषण जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन, धूल के कण, वाष्प कणिकाएं, ये सब वायु प्रदूषण है। अब यहाँ पे रसायनशालाएं, उद्योगों से प्रयुक्त किए जाने वाले अनेक विलायक, विलायक क्या होते हैं बेटा, सोलवेंट। किसी के घर गए आप, तो आपने कहा पेंट हो रहा तुम्हारे यहाँ, तुम्हें कैसे पता चला, क्योंकि सोलवेंट जो है इजीली एयर में घुल जाते हैं। ओडोनिल लगी हुई है घर में, वो भी सोलवेंट है आपका, एयर में वो अपने आप को मिलाता रहता है। सोलवेंट में ऐसे भी कहते हैं जी केमिकल्स जो किसी चीज को पतला करने में काम आते हैं, जैसे आपका पहले मिट्टी का तेल यूज होता था, अब थिनर होता है, सोलवेंट उनको भी बोलते हैं विलायक। ये विलायक ज्यादातर जैसे चमड़ा उद्योग है कानपुर का, उसमें सोलवेंट काम आ रहे हैं, इसके द्वारा यह प्रदूषण होता है। रसायनों से संबंधित कुछ उद्योग जैसे रबर, पेंट, प्लास्टिक आदि का निर्माण की प्रक्रिया में कुछ उप उत्पाद, सब प्रोडक्ट निकलते हैं, जिसे वाष्प से वायु प्रदूषण होता है। फर्नीचर, ऑटोमोबाइल, अन्य उपकरण, स्प्रे, पेंटिंग, पॉलिश के लिए जिन विलायकों का प्रयोग किया जाता है उनमें हाइड्रोकार्बन होते हैं जो वायु को प्रदूषित करते हैं। जब आप घर में गए और आपको पता चला पेंट हो रहा है, तो वो किस वजह से पता चला, सोलवेंट के थ्रू। सबसे ज्यादा दिक्कत होती है बेटा इनसे, जैसे जो तुम ये सौंदर्य प्रसंसाधन की हम वस्तुएं यूज करते हैं ना, ये भी हमारे लिए पोल्यूशन का कार्य करते हैं। आप देखोगे ना, अगर मैं विशेष तौर पे मैं आपको अपनी बता रहा हूँ, एक बार मुझे बढ़िया इशू आए सर्दियों के टाइम पे, तो मैं डॉक्टर के यहाँ गया, तो डॉक्टर ने बताया कि भाई आपको क्या है कि ब्रोंकाइटिस एलर्जी होती है जब आप कोई भी जो सुगंधित प्रोडक्ट लगाते हो। तो अगर 2 दिन 3 दिन में कंटिन्यू यूज कर लूँ तो मुझे वो प्रॉब्लम हो जाती है। लंग्स में अगर आपको कोई विशेष तौर पे कोई प्रोडक्ट एलर्जी कर रहा है तो वो आपको हेल्थ इशू दे देगा।
आप देखोगे जो स्प्रे पॉलिश होती है गाड़ी में, जब गाड़ी वॉश कराते हैं उसके बाद स्प्रे वैसे पॉलिश नहीं कर रहे आजकल, एक वो मशीन सी आती है उसे ऐसे चला देते हैं वो, और गाड़ी में अंदर सब पॉलिश हो गई। उसमें अगर तुरंत आप बैठ गए ड्राइव करने के लिए तो वो पॉलिश का ज़्यादातर मटेरियल आपके लंग्स में जाएगा और प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ये सब एयर पोल्यूशन का पार्ट है, जो हम जितने मॉडर्न होते जा रहे हैं और जितनी चीज़ों का हम ज़्यादा यूज कर रहे हैं, तो ये भी हमारे पोल्यूशन का पार्ट है। महिलाएं जो लिपस्टिक यूज करती हैं, ये भी पोल्यूशन का वो, जितनी वो आपकी इको फ्रेंडली होंगी, आपकी हेल्थ के लिए नुकसान नहीं करेंगे, इतना ही महंगा प्रोडक्ट होता चला जाएगा वो। तो बेटा ये सब एयर पोल्यूशन का पार्ट है, ठीक है। कल आपकी नई क्लास शुरू होगी, यहाँ से मार्क कर लेना बेटा। और ये क्लास अच्छे तरीके से आपको करनी है, हिंदी में कराऊंगा, उसके बाद इंग्लिश में कराऊंगा। सभी क्लास आपको रिकॉर्ड यूट्यूब पे मिलेंगी। अगर कोई डाउट हो वहाँ वॉच कर लेना, इसके बाद कोई क्वेश्चन हो तो मेरे से डिस्कस कर लेना, ठीक है बेटा। कल मिलते हैं क्लास में आपको।